हेलो एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी पूरी नीट की जर्नी के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 685 स्कोर किया, कब स्टार्ट किया था, कहाँ कहाँ से पढ़ा मैंने, कौन से टेस्ट दिए, कौन से बुक्स चूज़ की, और एक मैं आपको ओवरऑल कंक्लूज़न भी बता दूंगा कि 2025 के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। और जो आजकल न्यूज़ चल रही है कि सिलेबस क्या होगा या कट ऑफ 650 जाएगा, तो उस सब की रियलिटी क्या है, मैं आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स आपको लास्ट तक दूर कर ही दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे मैं हर वो चीज़ अपलोड करता हूँ जो कि एक नीट जर्नी के लिए हेल्पफुल होती है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कब की थी। तो मैंने 9th और 10th में अपने फ्रेंड से सुना था कि नीट नाम का कोई मेडिकल एंट्रेंस होता है जो कि थोड़ा टफ होता है, कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं उसमें। तो इस वजह से मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 9th और 10th में मेरे दोस्त वैसे थे और इन्वायरमेंट वैसा था, तो इंस्पायर होते 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 मैं 11th में, मतलब 10th में मेरे परसेंटेज थे 96% थे। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि 10th में 96 है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने बायो ले ली, और बायो लेने के बाद 11th में ही मैं जाकर सबसे पहले लाइफ में पहली बार कोचिंग ज्वाइन किए। मेरे घर के पास थी, तो कोई एलन या आकाश नहीं, एक घर के पास थी, उस कोचिंग को मैंने ज्वाइन कर लिया और उस कोचिंग में मैं पढ़ना शुरू कर दिया। और एम एक ही था, नीट एंड बोर्ड्स दोनों को क्लियर करना है। तो बोर्ड्स वैसे मेरा कभी टारगेट रहा नहीं है, मतलब बोर्ड्स एक साइड चीज़ थी, क्योंकि अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो बोर्ड्स अपने आप हो जाता है, ये रियल बात है। और लोग इससे बचते हैं, लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी अलग, इसकी, मुझे दोनों चीज़ें सेम लगती है। अगर आप इतने लेवल का पढ़ रहे हैं तो ये लेवल आपसे ज़रूर हो ही जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप हाई लेवल कर रहे हैं तो लो तो आपसे हो ही जाएगा। ये बहाना होता है लोगों का कि हम इसके लिए पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कर पा रहे, उसके लिए तो ये नहीं, ये सब बहाना होता है। मेरे 12th में भी 92% आए हैं और नीट में भी 685 आए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसलिए तो स्टार्ट तो किया मैंने सब कुछ 11 से, बट गाइडेंस थी नहीं उतनी कि कोई मुझे बता सके कि कौन से बुक्स चूज़ करनी चाहिए, क्या देना चाहिए, टेस्ट कैसे होता है। तो मैंने टेस्ट छोड़ दिया था, मतलब मैं टेस्ट जानता ही नहीं था कि इतने टेस्ट भी देने होते हैं क्या। और बुक्स, मैं जो बुक्स मिलती थी ना मैं कर लेता था, चाहे जेई लेवल की ही क्यों ना हो मैं कर लेता था। मेरे कोचिंग जो था वो जो मैंने ज्वाइन किया, तो उसके भी मॉड्यूल अच्छे खासे थे, तो जो मॉड्यूल मिल जाता मैं कर जाता, चाहे वो कैसे भी थे, मतलब कितने ही हाई लेवल के, वो नीट रेलिवेंट हो ना हो मैं कर जाता था। तो अब नीट रेलिवेंट तो क्वेश्चंस मैं कर नहीं रहा था, तो नुकसान ऐसे में ये हो जाता है कि फिर आपके मार्क्स कम होने लगते हैं। और सही बताऊं मैं तो 11th पूरे में मेरे 400 प्लस गए ही नहीं हैं, पूरे 11th में मेरे 400 प्लस मार्क्स गए ही नहीं थे। और 400 भी बहुत मुश्किल से लास्ट में गए होंगे, वरना 300 प्लस जाने में तो बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा। और इवन हाफ ट्वेल्थ मेरा 500 के अंदर गुजरा, हाफ ट्वेल्थ मेरा 500 के अंदर ही गुजरा है, मैं उससे आगे बढ़ा ही नहीं था बहुत कोशिश करने के बाद भी। तो अब ऐसा होता है तो फिर आप अपनी कमज़ोरी ढूंढने लग जाते हैं कि ये वीक पढ़ कहाँ रहा हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने भी ढूंढा। तो कोचिंग तो मैं कर रहा था। अब लोकल कोचिंग की ये बात होती है कि आपको हर चीज़ अच्छी नहीं मिल सकती, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी थीं लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब थीं, जिसकी वजह से मार्क्स कम पड़ रहे थे। इस वजह से मैंने यूट्यूब पर शिफ्टिंग की थोड़ी। तो मैं अभी उन बच्चों को जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं पीडब्ल्यू से या जहाँ से भी पढ़िए, लेकिन यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपको हर चीज़ है वहाँ पर, वन शॉट है, डिटेल्ड है, सब कुछ है, आप जैसे करना चाहें करें। मॉड्यूल और डीपीपी नाम की चीज़ें होती हैं, आप एचसी वर्मा, आईआईटी के हैं तो एचसी वर्मा, या फिर नीट के हैं तो डीसी पांडे वगैरह, ये सब बुक्स उठाइए कीजिए। वो डीपीपी होता है या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें बेकार की होती है, वो अभी अभी की लॉन्च की हुई है। रियल में होती है बुक्स जो आपको करनी होती है, सिंपल सी बात होती है। अगर आप डीपीपी, मुझे नाम भी नहीं पता इन सब के, डीपीपी करते हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या मतलब और भी क्लासेस में मिलता है रोज़ रोज़ का, वो सब करने का फ़ायदा नहीं है। आप एक बुक पकड़िए, बुक को ऑथेंटिक है, बुक ऑथेंटिक है, आप उसे पूरा कर जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर रहेगा कि आप बुक पकड़ेंगे। मैं डीसी पांडे की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पकड़ता हूँ तो दोनों 2 महीने में मैंने ख़त्म कर दी, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। इस वजह से बुक फिनिश कीजिए, ना कि ये सब में बेकार की कामों में लगिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि मैंने स्टार्ट कब किया, वो 11th में।
कहाँ कहाँ से पढ़ा, तो मैंने बताया कि वो कोचिंग से तो पढ़ा ही, और साइड में मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था, क्योंकि यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। आप यूट्यूब में जिस टीचर से चाहें, जो लेक्चर चाहें, सब पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग सर के 5 साल पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं, अलग सर के जो 6-5 साल पुराने लेक्चर्स हैं 2018 के, तो तब जो उन्होंने पढ़ाया था वो सारी चीज़ें इतनी बेस्ट हैं कि अगर उनका टक्कर आज के भी लेक्चर से, चाहे एमआर सर से ही क्यों ना ले लिया जाए, वो उससे भी बेस्ट पढ़ा के गए हैं। मतलब उनके अगर पूरे फिजिक्स में मुझे कहीं भी डाउट आ जाता है, या इवन केमिस्ट्री में भी, वो केमिस्ट्री भी पहले पढ़ाया करते थे, तो इवन केमिस्ट्री में भी अगर डाउट आ जाता है, तो अगर अलग सर को देख लिया तो उसके बाद देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाती है तीसरी चीज़ कि मैंने बुक्स कौन सी चूज़ की थी। तो बुक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि आप गेस भी नहीं कर सकते मैंने कितनी बुक्स सॉल्व की होंगी। ठीक है, मतलब फ़िज़िक्स की कितनी सारी मॉड्यूल्स कर ली होंगी, और केमिस्ट्री, बायो, सब फालतू बुक्स, सारी फालतू बुक्स की थी मैंने, सारी फालतू बुक्स। और कुछ बची थी तो वो एनसीईआरटी बची थी, मेरी बुक्स सारी यहीं पर हैं। तो एनसीईआरटी बची थी, और जो जो काम की चीज़ें, जैसे शॉर्ट नोट्स बच गए थे, जो ऑथेंटिक बुक्स है वो बच गई थी। तो अगर मैं सबसे पहले अपनी बायो की बात करता हूँ कि बायो में मैंने क्या किया था, तो बायो में मैं अब ऑथेंटिक की बात करूँगा, मैं ऐसे साइड की बात नहीं करूँगा कि मैंने क्या क्या कर रखा है, वरना वो बताते में पूरी जर्नी चली जाएगी। तो ऑथेंटिक की बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ये बुक यहीं पर है, कि ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ये तो केमिस्ट्री की है, फिजिकल केमिस्ट्री की, बट ऐसी दिखती है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छी बुक है, उसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। ठीक है, लाइन बाय लाइन मतलब लाइन बाय लाइन पे क्वेश्चंस है, तो उससे आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे भी बाद में मुझे पता चला कि बायो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का फ़ायदा होता है, बट उतना भी नहीं कि अगर आप ना करें तो कुछ नहीं कर सकते। बायो में रियल होता है आपको याद करना, रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, शॉर्ट नोट से पढ़ना, तो फ़ायदा होता है। बायो में ये नहीं करते कि कोई क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो सब नहीं देखा जाता बायो में। ठीक है, तो बायो के लिए मेन बुक अगर मैं कहूँ तो आपको तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, पूरी रट जानी है पूरी। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ये बुक सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। और किसकी बुक है ये? डॉक्टर अभिमन्यु, मतलब ये नीट का जेई की है, जो जिनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्हीं की बुक ये होती है। तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक अच्छी बुक है। वैसे आप एमटीजी भी ले सकते हैं, बायो हैक भी ले सकते हैं। मैंने कहा आपको कि बायो में अगर आप कोई भी एक बुक उठा लेते हैं ना, वो ऑथेंटिक ही होगी, वो सही ही होगी आपके लिए, क्योंकि बायो में क्वेश्चंस तो बदल नहीं सकते, वही क्वेश्चंस आएंगे। आपके रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप कर जाएंगे, इसलिए बायो में उतनी टेंशन नहीं पड़ती है। ठीक है, और रही बात कि अगर आप बायो कैसे करते हैं, मतलब मैंने जो बायो किया था, तो एनसीईआरटी पहले सोर्स है, लेकिन एनसीईआरटी सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता बट सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि एनसीईआरटी पहले पहले तो आपको बहुत काम देगा। इवन मैं अब भी अगर सार्कोलेमा पढ़ता हूँ तो मुझे पूरी लाइन ध्यान आ जाएगी कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा ध्यान दिया है शॉर्ट नोट्स पर। लास्ट ईयर में मैं शॉर्ट नोट्स बनाने लग गया, 12th के लास्ट मंथ्स में शॉर्ट नोट्स बनाने लग गया, और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये कि मतलब 12th में जब शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने, 5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज होकर चला जाता। एनिमल किंगडम जैसा बड़ा चैप्टर 15 मिनट में रिवाइज होकर चला जाता। वही एनसीईआरटी रिवीजन करने के लिए बैठ जाता तो 15 पेजेस हैं उसमें, वो रिवीजन करते करते कितनी देर चला जाता पता नहीं चलता। इवन ऐसा था कि लास्ट में मैं एक दिन बैठता पूरा 11th ख़त्म, दूसरे दिन बैठता पूरा 12th ख़त्म। तो इसका बिल्कुल बेनिफिट होता है। मतलब शॉर्ट नोट्स अगर आप जितने अच्छे से बनाएंगे, बायो की बिल्कुल नेसेसरी है, मस्ट है आपको बनाना, तो बायो की बिल्कुल बनाइएगा। बायो के बिना शॉर्ट नोट्स बनाए होगा ही नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने से शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि वो आपके दिमाग में बैठा रहे। और शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए हर एक पॉइंट कवर हो। मेरे शॉर्ट नोट्स में आज तक क्वेश्चन उससे बाहर आया ही नहीं है, इवन नीट के सारे क्वेश्चन उसी हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि वो टाइम पीरियड वाला इवोल्यूशन में क्वेश्चन आ गया जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, अच्छा वो ऑप्शनल में था तो मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आप छोड़ सकते, वो आप मतलब ऐसे ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके शॉर्ट नोट से ही आने चाहिए। मेरे आते थे। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा हूँ। अब आ जाती है बात कि केमिस्ट्री की क्या करता था मैं। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट आ जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल की बात मैं बाद में करता हूँ। इनऑर्गेनिक बायो है आपका, इनऑर्गेनिक सीधा सीधी बायो है आपका। एनसीईआरटी पढ़े,
और क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है करें, वरना ना करें, शॉर्ट नोट्स बना लें। लेकिन क्योंकि शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक अब आपको स्कोरिंग रह गया, अब आपका इनऑर्गेनिक कुछ नहीं रह गया कि कुछ कन्फ्यूज़न पैदा करे या कुछ ऐसा। अब आपका इनऑर्गेनिक रटने वाला रह गया, थोड़ा सा समझने का, और थोड़े से सिलेबस में कन्फ्यूज़न रह गई है, वरना और कुछ नहीं। तो इनऑर्गेनिक आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे की थी तो वो मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया था, किसी एक अच्छे टीचर को बोल के उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और उसी पे बात ख़त्म कर दी थी। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस, मैंने इसकी बुक भी नहीं मंगाई थी, सही बताऊँ तो। नहीं, मैंने कभी नहीं इसका प्रैक्टिस किया, इसकी कोई भी बुक नहीं चूज़ की है। मैंने बस यही किया है कि एनसीईआरटी पढ़ी है और शॉर्ट नोट्स बनाए, उसी से पढ़ने लगा पढ़ता पढ़ता। तो ज़्यादा इसमें मैंने कुछ किया नहीं और इसी से अच्छा हो जाता है। मेरे इनऑर्गेनिक में एक भी नंबर नहीं कटे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक की जहाँ तक बात करूँ तो ऑर्गेनिक में आपको एक चैप्टर, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ऑर्गेनिक से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट था ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे टीचर शायद अच्छे थे या मैंने मेहनत की, पता नहीं, लेकिन मेरे टीचर बहुत अच्छे थे। तो ऑर्गेनिक में अगर आप एक चैप्टर उठाते हैं जीओसी, ठीक है, और लास्ट चैप्टर उठाते हैं अमीन्स, दोनों में अगर सिमिलैरिटी देखेंगे ना तो बहुत चीज़ें सिमिलर होंगी। हेलो एल्केन्स 12th का फर्स्ट चैप्टर, अमीन्स 12th के ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स को हटा दे रहा हूँ, तो अमीन्स सेकेंड लास्ट चैप्टर। दोनों में एल्कोहलिक के ओएच है, दोनों में एक्वस के ओएच है, दोनों में ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड सब में है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक में, अगर आप एक जगह अच्छे से पढ़ लें तो आपको पूरे में हेल्प करेंगे। तो इस वजह से ऑर्गेनिक जो होती है, मतलब ऑर्गेनिक तो अब स्कोरिंग चैप्टर बन चुका है कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक आपके हाथ में, ऑर्गेनिक कहीं नहीं जा सकता, ऑर्गेनिक में घुमाया भी नहीं जा सकता। बस वो सीक्वेंस देख के डरा सकते हैं आपको, वरना जिसको प्रैक्टिस रहता है वो कभी भी इस क्वेश्चन से मतलब गलती नहीं कर सकता है। इसलिए आप जितना हो सके उतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मतलब अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स तो किए ही थे, और बाकी भी मतलब ऑनलाइन जितने क्वेश्चंस मिलते थे वो मैं कर जाता था। बाकी इसकी मैंने कोई बुक ऑथेंटिक वाली ख़रीदी नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, सही बातों में तो, क्योंकि जो क्लास में करवा देते हैं वही सफिशिएंट हो जाता है, या फिर जो टेस्ट में आते रहते हैं ना वो हो जाता है। और बाकी रिवीजन करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ऑर्गेनिक में उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब लास्ट बात ये आती है फिज़िकल केमिस्ट्री की। फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों समान है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, बस फिज़िक्स में सोचना पड़ता है, फिज़िकल केमिस्ट्री में सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्ट देखो फार्मूला लगाओ ख़त्म कर दो। अगर एक्सेप्ट ये कि वो थर्मोडायनेमिक्स या फिर इक्विलिब्रियम हो तब सोचना पड़ जाता है आपको, वरना बाकी जैसे सॉल्यूशन हो गया या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस सब में बस देखा लगाया ख़त्म, तो उस सब में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अभी दिखाया कि फिज़िकल केमिस्ट्री का मेरा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड था, तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड अगर चूज़ करते हैं आप, तो आपको हर चीज़ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप बेफिक्र टेस्ट में दे सकते हैं, नीट में दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये फिज़िकल केमिस्ट्री स्कोरिंग बन जाएगा, और स्कोरिंग है, ठीक है। अगर कुछ चैप्टर्स को हटा दें तो बाकी सब बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल आपसे हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री हो गया, लास्ट में फ़िज़िक्स आ जाता है। फ़िज़िक्स की अगर बात करूं तो फ़िज़िक्स थोड़ा सा हार्ड रहा है मेरे लिए स्टार्टिंग में। इवन ऐसा था कि मैंने गलत बुक्स चूज़ कर ली थी, तो 11th मेरी पूरी गुजर गई। मेरे 11th में आया था 87%, और 11th गुजर गई थी मेरी पूरी। और जब मैं 12th में आया तो मुझसे फ्लूइड्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, मतलब 87 स्कोर करने पर भी फ्लूइड्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मैंने कहाँ से कितनी तैयारी कर ली होगी। तो ये होती है बात कि आप कौन सी बुक्स चूज़ करते हैं, टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं अपनी बात बताऊँ, दिसंबर जनवरी में मुझे जाकर डीसी पांडे की बुक्स मिली, और तब मैंने सोचा कि काश ये बुक मुझे पहले मिल जाती तो मैं पूरी बना लेता, और मैं इसी जोश में पूरा बना भी लिया। 2 महीने के अंदर दोनों वॉल्यूम, 3 महीने में दोनों वॉल्यूम ख़त्म करके रख दी। तो डीसी पांडे अभी आपके पास बहुत समय है, 300 दिन है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं कि डीसी पांडे मंगाएं और आराम से उसे सॉल्व करने लग जाएं। अगर आप डीसी पांडे कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एलन या आकाश, पीडब्ल्यू किसी के भी टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इसके करने के बाद समझ लीजिए वो क्वेश्चन ही बाहर का है या क्वेश्चन ही हाई लेवल का है। डीसी पांडे से बाहर नहीं आएगा, डीसी पांडे से बाहर नीट में नहीं आएगा फिज़िक्स। आप फिज़िक्स में ये कर लीजिए, वरना बहुत रिग्रेट होता है बाद में कि अच्छी बुक मिल जाती है वो। और कोई भी डाउट आए उसे क्लियर कीजिए। डाउट
बिना क्लियर किए नहीं छोड़ना है, वरना फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। आप डाउट क्लियर नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन देखिए छोड़ दीजिए, करिए छोड़ दीजिए, कोई मतलब वेस्ट है वो पूरा। इसलिए डाउट एनालिसिस पूरा अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है बात कि मैं अपने डाउट्स कैसे करता था, क्योंकि मेरे लिए टीचर्स थे नहीं, मतलब उतने अच्छे से टीचर्स नहीं थे डाउट के लिए। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि वो इंटरनेट पे भी नहीं मिलते थे। मैं इंटरनेट पे देख लेता, कभी डाउट नट पे, कभी कोरा पे, कभी कुछ, इस सब पे मैं देख लेता था, आंसर्स मिल जाते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनके आंसर्स इंटरनेट पे भी नहीं है, प्रीमियम पे मिलते हैं, या फिर कोई टीचर बता नहीं पाता है, बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो इवन मैं कितने दिनों तक उसे सॉल्व करता ही रह जाता था कि कोई तो मिल जाए जो कि ये बता दे कि कैसे होगा ये, तो कोई मिलता ही नहीं था। तो अब मैं उस क्वेश्चन के लेवल को हाई बोलूँ या फिर अपनी बुद्धि को, पता नहीं। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन अब जो है थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं कि सारे टीचर्स मिल जाते हैं, तो आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, डाउट नेट हो गया, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, टॉपर्स वाला हो गया, वेदांतु हो गया, ये सारे वेबसाइट्स पे आप जाकर देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस डालिए, वो आ जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कि सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो यूट्यूब से पढ़िए, इधर बुक सॉल्व कीजिए, डाउट आता है डाउट नेट पे या वगैरह पे पूछ लीजिए। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप अकेले से आराम से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लास्ट चीज़ मैं कंक्लूज़न अब बता देता हूँ, मतलब कंक्लूज़न से पहले मैं टेस्ट बता देता हूँ, मैंने टेस्ट कहाँ कहाँ से दिए थे। तो टेस्ट मैंने बहुत जगह के दिए हैं, बहुत जगह के दिए हैं। इवन अगर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूँ तो मैंने लास्ट के 20 दिन में 17 टेस्ट दिए हैं, 3 दिन सिर्फ छुट्टी, तो समझ लीजिए मैंने कितने टेस्ट दिए होंगे। तो 11th में तो मैंने बहुत कम टेस्ट दिए थे, मेरे मार्क्स आपको पता ही है 400 से नीचे आ रहे थे। लेकिन 12th में जाकर मेरे मतलब टेस्ट, नंबर ऑफ़ टेस्ट मैंने बढ़ा दिए। पहले तो मैंने PW का AITS दिया था जो ड्रॉपर्स के लिए था, तो मैंने अपना 12th वाले से ड्रॉपर का नाम ले लिया और जाकर दे दिया करता था। तो एक तो 12th का AITS दिया। दिसंबर के आते आते मैंने डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली। एक तो मैंने अपने कोचिंग में, वो टेस्ट सीरीज़ उनकी अलग थी, तो एक AITS हो गया, दूसरा हो गया कोचिंग का, तीसरा हो गया एलन का, आकाश का, PW तो गिना चुका, वेदांतु का भी कुछ क्योंकि संकल्प के साथ मिल गया था ना, तो इस वजह से करना पड़ गया था। फिर उसके बाद संकल्प वाला हो गया यानी वेदांतु, और फिर आ जाते हैं मोशन का, न्यू लाइट का, और नीट प्रेप का भी बहुत अच्छा था, वो फ्री में वेबसाइट पे रहता है, तो बहुत अच्छे टेस्ट रहते हैं। ये सारे टेस्ट जो मैंने आपको बोले हैं, तो सब में पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट मोशन की, क्योंकि मैंने मोशन को ज़्यादा दिया नहीं है, सही बात है। कुछ टेस्ट दिए मैंने, एक उसका बाय कर लिया था, इस वजह से कुछ देने पड़ गए थे, वरना मैंने ज़्यादा मोशन के टेस्ट नहीं दिए हैं। वरना बाकी जितने भी नाम लिए, न्यू लाइट, नीट प्रेप या फिर एलन, PW, आकाश, ये सब बहुत अच्छे से मैंने दिए हैं, ठीक है। तो इतने सारे टेस्ट सीरीज़ मैंने दिए हैं ना कि अगर क्वेश्चन गिने जाए तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। मैं अगर सिर्फ एक हफ्ते की बात बताऊं जिसमें मैं चैप्टर पहली बार पढ़ता था फिज़िक्स का, चाहे केमिस्ट्री या बायो, तो मैं उसके 300 से 400 क्वेश्चंस कर जाता था सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे तो देखते के साथ आपके क्वेश्चंस हट जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होनी चाहिए। तो ये रही बात टेस्ट की। अब ओवरऑल मैंने अपनी सारी बात कह दी है। अब लास्ट में बात आती है कंक्लूज़न की, कि मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूँ, 2025 वालों को, कि आप लोग क्या करें। तो सिंपल सी बात बताता हूँ कि नीट एक ऐसी जर्नी है जहाँ अंदर की जो जितनी मुश्किलें आपको आती हैं सॉल्व करने ये सब में, बाहर भी उतनी ही मुश्किलें लोग लाएंगे, कि वो न्यू न्यूज़ बनाएंगे, सिलेबस में ये हो गया, कट ऑफ ये हो जाएगा, पेपर ये हार्ड आएगा, वो हार्ड आएगा। और सही मानों में ये हर एक का एक फेज़ होता है। पहले ये लोग लड़ेंगे, पहले कमेंट करेंगे कि कौन कौन ड्रॉप लेना चाह रहा है, ठीक है, और ऐसे ही कुछ दिनों तक लिखते रहेंगे कौन कौन ड्रॉप लेना चाह रहा है, कौन कौन मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, ये वो, और मोटिवेट होकर ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद फिर अरे सिलेबस चेंज हो गया, ये डिलीट होने वाला है, ये पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये पढ़ूँ या ना। फिर उसके बाद आएगा कट ऑफ क्या जाएगा इस बार, फिर कट ऑफ पे। और पता है ये सब करते कौन है? ये सब वो करते हैं जिनको व्यूज़ चाहिए, वो सब अपने लिए आगे बढ़ाते हैं बात, और ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स उनको फैला देते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे स्टूडेंट्स को सब सहना पड़ जाता है। फिर कट ऑफ आ गया, फिर सिलेबस आ गया,
फिर ये न्यूज़ आ गई कि एनटीए बदल रहा है, ये आ रहा है, एमसीसी करवाएगा, एनएमसी करवाएगा, ये वो। कोई भी करवाए, मैं सही बातों में बता रहा हूँ, कोई भी करवाए पेपर इजी आएगा, कोई शक नहीं है इसमें। पेपर इजी या मीडियम, इंट्रेंस का पेपर हार्ड नहीं आ सकता, सिंपल सी बात। जेई मेंस भी हार्ड नहीं आता है, एडवांस का भी अब लेवल लो हो गया। जेई मत तो नीट हार्ड नहीं आएगा। नीट आपसे टाइम मैनेजमेंट मांगता है, आप कितना डीप सोच सकते हैं ये नहीं मांगता है। इसलिए आप अपने टाइम को देखें कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितनी जल्दी सोच के आंसर दे सकते हैं। डीप थिंकिंग नहीं चाहता है वो। दूसरी बात, पेपर हमेशा ही ईजी रहेगा या मीडियम रहेगा। अगर कोई बच्चा इंट्रेंस में, सही मानों में पेपर ईजी या डिफ़िकल्ट कोई मैटर ही नहीं करता है। इंट्रेंस में अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपके लिए पेपर हार्ड, तो सबके लिए पेपर हार्ड। कट ऑफ लो, अगर आपके लिए पेपर इजी तो मोस्टली के लिए इजी, और कट ऑफ हाई। तो बेनिफिट हमेशा उसी को होगा जो पढ़ के आएगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि इंट्रेंस में अगर हार्ड आता है पेपर तो अच्छी बात है। वो आप कंपैरिजन में देख लीजिए, इस साल इजी आ गया या फिर जो भी हुआ तो कैसा कट ऑफ चला गया। इसलिए अगर हार्ड आ रहा है तो ये आपके लिए ये कि अच्छी बात है कि हार्ड आ रहा है, और अगर इजी आता है तब तो आप कर ही ले जाएंगे। तो इसलिए अपना माइंडसेट बना के रखिए। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो चीटिंग हर साल होती है, ठीक है। इस साल मैटर बढ़ गया है तो अगले साल चीटिंग नहीं होगी, तो अगले साल कट ऑफ गिर जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ही कम होते हैं। अगर आपको इतना देखना है, जेई मेंस में जाइए। जेई मेंस में 90 परसेंटाइल लाने के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं ये देखिए। मतलब 300 का होता है उनका, तो 120 या 150 भी ले आते हैं तो उनके 90 परसेंटाइल टच कर जाते हैं, कॉलेज अच्छा मिल जाता है। तो पढ़ने वाले इतने बच्चे होते हैं, उसमें भी चीटिंग होती है सही मानों में। तो नीट वालों की बात करूँ तो नीट में ये चीटर्स भरे पड़े हुए हैं, वरना ये भी कौन सा अच्छे से पढ़ जाते हैं। 25 लाख में से 2 लाख या 3 लाख ही सीरियस एस्पिरेंट होंगे, और वो दिन कितनों का अच्छा जाता होगा ये तो बता भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, ठीक है। दूसरों का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ हमेशा ही लो रहेगा, अब लो रहेगा, अगले साल भी लो रहेगा। इस साल बस हाई हुआ क्योंकि चीटिंग अपने मास लेवल पे पहुंच गई, लेकिन अगली बार से ऐसा चीटिंग होगा नहीं, क्योंकि अब सरकार पर भी दबाव है और एनटीए या जो भी एजेंसी कराएगी उस पर भी दबाव रहेगा। इस वजह से अब ऐसे होने की चांसेस कम है। इस वजह से कट ऑफ नीचे ही जाएगा। और अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप अपना सेफ स्कोर बनाइए 700 हो मैंने अपना 720 700 ही सेफ माना था, लेकिन मेरे आए 685। तो अगर आप 650 स्कोर मानेंगे अपना सेफ तो 630 आएंगे, थोड़े कम। इसलिए अपना एम थोड़ा बड़ा रखिए ताकि थोड़े नीचे गिरिए या फिर उससे पार गिरिए, तो फ़ायदा होता है आपको। इसलिए कह रहा हूँ, ये सब अफवाह में पढ़ने, जो पढ़ जाता है वो चल जाता है, ठीक है। ये टीचर इधर ट्रांसफ़र हो गए, वो टीचर, कोई किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ पे पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। अब एक बंदा है जो पीडब्ल्यू में, तरुण सर अगर पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे तो पढ़ रहा हूँ मैं, संकल्प में चले गए तो नहीं पढ़ूंगा। वो अच्छे टीचर है, मैं पढ़ूंगा। वो चाहे जहाँ भी चले जाएंगे मैं पढ़ूंगा, मुझे अपना फ़ायदा देखना है। सिंपल सी बात है, नीट वालों का यही है, अपना फ़ायदा देखें। वो जहाँ से नॉलेज मिल रहा है गेन करें, आगे बढ़ें, ठीक है। अपनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझें। आपको एग्ज़ाम के दिन मतलब सारे 720 मार्क्स लाने में एक एक मार्क्स पे आपको एक एक दिन याद आएगा कि आपने क्या क्या लूज़ किया है, कितना टाइम वेस्ट किया है। इसलिए जो भी आप टाइम चूज़ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको ध्यान से करें पड़े कि ये टाइम आपको बाद में बदला देगा, ठीक है। इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आप भी टॉप स्कोर नीट 2025 में ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।